Hello students, how are you all? Hope you all will be fine. In today's video, we will discuss about 7th class science lesson number 4, heat. If you like the videos, please like it, share it and comments. तो आइए शुरू करते हैं हम आज के हमारे लेसन नंबर 4 हीट को। देखो बच्चों, हीट क्या होती है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। हीट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु के बारे में बताता है कि वो गर्म है या ठंडा है। हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ ही ट्रैवल करती है, फ्लो करती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसे कहते हैं? देखिए, आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज ए रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमेशा करेक्ट नहीं होते किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए, स्पेशली टेम्परेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक बार किसी ठंडे पानी के साथ कोई काम कर रहे हैं या ठंडी वस्तु के साथ काम कर रहे हैं, उसके जस्ट बाद गर्म के साथ में काम करेंगे, तो हम उसका जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो हमारे सेंसेस नहीं कैच कर पाती हैं। तो टेम्परेचर क्या बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो हमें टेम्परेचर से पता चलता है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आता है कि टेम्परेचर जो है उसको मेजर कैसे किया जाए, कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करें। तो आप देखेंगे कि एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर इज़ ए डिवाइस। थर्मोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ये देखिए, ये आपको डिजिटल जो है वो थर्मामीटर दिखाई दे रहे हैं। हम जो है नॉर्मली जो टेम्परेचर नोट करते हैं सेल्सियस के अंदर होता है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट देखिए कि हीट जो है इज़ द कॉज ऑफ टेम्परेचर। हीट की वजह से टेम्परेचर क्या होता है? कम या ज़्यादा होता है। अगर कहीं पे हीट ज़्यादा है तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, कहीं पे हीट कम है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर नोट करने के लिए जो थर्मोमीटर होता है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, अगर आपको फीवर होता है तो डॉक्टर उस क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करता है और उसकी जो मेज़रमेंट होती है उस थर्मोमीटर की वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमारे जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस हम लेकर चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारा है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर, आप देख सकते हैं 35 से ये स्टार्ट होता है। ये आपको 35 दिखाई दे रहा होगा और ये लास्ट में आपको 42 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हमारा डिग्री सेल्सियस के अंदर है। ठीक है, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा रहेगा फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। फॉर अदर पर्पज़ वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखिए, ये तो बात हुई कि हम हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं।
अब अगर हमने टेम्परेचर वैसे मेज़र करना हो, वेदर कंडीशन का जो टेम्परेचर है वो मेज़र करना हो, कोई वस्तु कितनी ठंडी है कितनी गर्म है उसका अगर हमने टेम्परेचर नोट करना, तो उसके लिए हम किस थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। फॉर अदर पर्पजेज़ वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स जो लैब में यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी जो रेंज होती है, द रेंज ऑफ दीज थर्मोमीटर्स इज़ यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये हमारा जो है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये जो आपको आगे दिखाई दे रहा है, ये बल्ब है हमारा, इसके अंदर मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी हमारी एक मेटल है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो मरकरी जो है वो ऊपर राइज करना स्टार्ट कर देती है, और ये हमारे जो इसके बीच में जिसमें मरकरी हमारी राइज होती है वो होता है हमारा थ्रेड। जहाँ तक मरकरी का लेवल जाता है वही उस वस्तु का जो है एक्चुअल में टेम्परेचर होता है। राइट, आगे देखिएगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, जिसकी हमने अभी बात की थी। In solid, generally the heat is transferred by conduction. In liquid and gases, the heat is transferred by convection. No medium is required for transfer of heat by radiation. देखो, अभी हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे कि सॉलिड में कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड में कैसे और गैस में कैसे। और ये जो हमारे मीडियम आए हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, कंडक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये आपको एक केटल दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे जो है गैस यहाँ पे आपका चल रहा है। ये इससे आपको क्या मिल रही है, रेडिएशंस मिल रही है। अगर आप इसके पास भी बैठेंगे तो आपको हीट का एहसास होगा। ठीक है, ये जो रेडिएशंस है ये हमारे इन्वायरमेंट में फैलती है। अब इसके अंदर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ये साइकिल से आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, रेड और ब्लू। ये क्या कह रहा है कि जब इसके नीचे जो हमारे फ्लेम हैं, गैस फ्लेम है, उससे क्या होगा, ये जो पानी है केटल के अंदर वो गर्म होना शुरू होता है। तो जो पहले वाटर जो बॉटम सरफेस पे वो गर्म होगा, यानी नीचे वाला जो पानी होगा वो जल्दी गर्म होगा ऊपर वाले पानी की बजाय। अब फिज़िकल फिनोमेना क्या है, प्रोसेस क्या होती है इसमें, जब भी गर्म कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है। हॉट ऑब्जेक्ट या हॉट एयर आप कह सकते हैं, या हॉट लिक्विड आप कह सकते हैं, और उसकी जगह लेने के लिए आपका कोल्ड वाटर या कोल्ड एयर उसकी जगह आ जाती है। तो ये हम देख पा रहे हैं इसके अंदर जो नीचे का जो हॉट वाटर हो जाता है फ्लेम से, वो तो ऊपर चला जाता है और उसकी जगह जो है ऊपर का ठंडा पानी आ जाता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि विंटर्स में जब हम पानी को गर्म करते हैं गैस के ऊपर, तो पहले जो नीचे का सरफेस है पानी का वो ज़्यादा मतलब गर्म होता है, फिर धीरे धीरे वो जो हीट है वो मतलब ऊपर आएगी, क्योंकि ऊपर वाला जो ठंडा पानी वो नीचे चला जाता है और नीचे का गर्म पानी ऊपर आ जाता है। और भी आप चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने अगरबत्ती है, ठीक है, आप उसे अगरबत्ती जलाते हैं जब आप पूजा करते हैं, तो उसका जो खुशबू या उसका जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वो फ्लेम से जो धुआं निकला आपका वो गर्म होता है, ठीक है, और वेट में वो धुआं हल्का होता है जिससे कि वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। फिर इसके अंदर आपका कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, जब आप, ये मेटल की केटल है, अगर आप इसे डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपको गर्म एहसास होगा। ठीक है, आप इसके पास में कोई दूसरी मेटल लेके आएंगे तो जो ये हीट है इस केटल से वो उस मेटल रोड के ऊपर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं कन्वेक्शन किसे कहते हैं।
तो कन्वेक्शन द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स थ्रू ए गैस और ए लिक्विड एज द होटर पार्ट राइज एंड द कूलर हैवियर पार्ट सिंक्स। जैसा हमने अभी बात की थी, ये देखिएगा, ये हमने गैस के ऊपर पानी रखा हुआ है, तो जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ जाता है और उसकी जगह जो ठंडा पानी होता है वो उसकी जगह वापस से जाता है। ऊपर की तरफ जा रहा है आपका हॉट वाटर और नीचे आ रहा है आपका कोल्ड वाटर। तो ये होता है आपका कन्वेक्शन। फिर आता है कंडक्शन। कंडक्शन किसे कहते हैं? देखिए, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन एन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये देखिए, एक व्यक्ति है जिसने हाथ में एक मेटल की कोई रोड ले रखी है और वो गैस बर्नर के ऊपर उसने उसको रखा हुआ है, तो इस हिस्से से तो वो गर्म होगी होगी, लेकिन जो हीट होगी वो इस हॉट पार्ट से कोल्ड हिस्से की तरफ वो क्या करेगी, आगे फ्लो करेगी। तो इसको बोलते हैं हम कंडक्शन। ये हमेशा किसी गर्म ऑब्जेक्ट के जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तब ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब बात करते हैं रेडिएशन की। ठीक है, रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द intervening medium is called radiation. For example, the heat from the sun. Now you are able to see that here is sun, this is sun, and radiation is coming towards the earth. तो जैसे हम सुबह देखते हैं जब सूर्य उदय होता है तो उसके रेडिएशन जैसे अर्थ पे आती है, तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट के अंदर थोड़ा सा हमें गर्म महसूस होता है, और जैसे ही शाम होती है वो हीट रेडिएशंस वीक हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें ठंडा महसूस होने लगता है। तो ये होती है हमारी रेडिएशन। आपने विंटर में देखा होगा कि जब आप आग जलाकर उसके पास बैठते हैं तो उसकी जो रेडिएशन है वो आपको दूर तक महसूस होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रेडिएशन, जिसमें किसी रेडिएशन के द्वारा हीट का अनुभव होता है। इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं हम कंडक्टर्स की। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी वो मटेरियल्स जिसमें से हीट ईजिली पास हो जाए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल सिल्वर इज़ ए मेटल। तो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आप हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे बच्चे कि जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी हीट और करंट दोनों की ही अच्छी कंडक्टर होती हैं, उनमें से करंट आसानी से पास हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड में हमारा मेटल है। कॉपर, जिसके हम वायर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें से करंट पास होता है, वो हीट भी करती हैं। आगे हमारा आता है स्टील और सी वाटर। देखो, जो सी वाटर के अंदर बहुत सारे मतलब आयंस होते हैं, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि आयंस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती हैं, ये सभी चीज़ें आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते हुए जाएंगे। तो ये हमारे होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर की। तो जैसे हमने पढ़ा कंडक्टर, उसमें से वो मटेरियल होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं। अब इंसुलेटर जो है ये उसका अपोजिट है, आप इसे इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, यानी ये क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं हीट को पास होने से उनके अंदर से, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, रबर जो है वो पुअर कंडक्टर है या फिर आपका इंसुलेटर है। अगर आप कोई भी रबर की चीज़ लेंगे तो उसमें से हीट पास नहीं होगी। ग्लास, ठीक है, कांच जो है उसमें से हीट पास नहीं होती है। ऑयल, तेल में से हीट पास नहीं होती।
डायमंड भी आपका नॉन मेटल है। ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, उसमें से भी हीट पास नहीं होती है। देखिए कंडक्टर्स और इंसुलेटर आपको समझ में आ गए होंगे। अब ड्राई वुड जो है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, लेकिन अगर वेट वुड है, अगर गीली लकड़ी है, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर पानी है और पानी जो है वो कंडक्टर की फॉर्म में आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राई वुड। राइट, आगे चलते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर की हम बात करते हैं। तो इट इज़ ए थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था बच्चों, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसका प्रयोग हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने पढ़नी है। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसके अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्म एक लंबी ग्लास ट्यूब होती है जिसके साथ में एक बल्ब होता है विद ए बल्ब कॉन्टेनिंग मरकरी, और जिस बल्ब के अंदर होता है मरकरी एट वन एंड। ठीक है, देयर इज़ ए किंक नियर द बल्ब। अब बल्ब के पास में किंक होता है जिसके अंदर हमारा मरकरी होता है, जो मरकरी को फॉल करने से रोकता है। इसकी जो रेंज होती है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। देखिए दिखता कैसा है ये, तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है। यहाँ पे ये आपका बल्ब है, इसके अंदर इसी को बोलते हैं हम किंक। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मरकरी होती है, मरकरी। इसकी जो रेंज है वो 35 से लेकर हमारी 42 डिग्री सेल्सियस है। बार बार रिपीट हो गया है, ये आपको अच्छे से पता चल जाना चाहिए, इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, इसका हम थोड़ा सा जिक्र पहले कर चुके हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि इट इज़ ए थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अदर देन आवर बॉडी। देखो ह्यूमन बॉडी का तो टेम्परेचर नोट कर लिया हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर से। अब ह्यूमन बॉडी के अलावा जो और दूसरी बॉडीज़ रह गई हैं उनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉलम ऑफ मरकरी इनक्लोज्ड इन ए ग्लास केसिंग। द कॉलम इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी किंक। इट मेजर्स ए रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इसकी जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे आप शिमला जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज होती है विंटर में वो माइनस में होती है, तो उसके लिए हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़फुल नहीं है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। अब इसके अंदर कोई किंक नहीं होता है, ठीक है, मरकरी ज़रूर होता है लेकिन किंक नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, बल्ब ज़रूर है क्योंकि वो ही तो है जो इसको क्या करेगा, मरकरी लेवल को उसके अंदर रखेगा, उसको फॉल नहीं होने देगा। देखिए कैसा दिखता है ये देखिए ये बल्ब है, इसके नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बल्ब, ये इसमें मरकरी है। ये हमारी जो आपको येलो येलो इसमें थ्रेड सा दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, और ये हमारा जो बीच में इसको बोलते हैं हम स्टेम। और इसकी जो रेंज है ये रीडिंग लिखी हुई है -10 टू 110। ये जो है ये डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में नहीं है। ठीक है, आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंस है। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसका टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं और कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ आपस में कब बराबर होती हैं और किसके बराबर कौन सी वैल्यू होती है, इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से याद रखना है हमने, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है।
अब देखिए सी ब्रीज किसे कहते हैं, आप नाम से समझ रहे होंगे कि समुंदर से चलने वाली जो हवाएं हैं वो सी ब्रीज कहलाएंगी। ठीक है, अब ड्यूरिंग द डे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये हमारा रहेगा ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द डे। ठीक है, द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। अब देखो बच्चों, अब समुंदर के पास आप गए हैं घूमने के लिए, तो आप देखेंगे दिन के समय, अब समुंदर में जो पानी है तो किनारों पे क्या होती है, रेत होती है। अब सूर्य जब उदय होता है तो जो समुंदर का पानी है वो क्या करता है, वहाँ पर जो लैंड है, जो मिट्टी है, वो ज़्यादा फास्ट हीट होती है पानी की बजाय। ठीक है, अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है बच्चों कि जो आपकी सोइल है, जिसे आप लैंड बोल रहे हैं, मिट्टी बोल रहे हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस में से जो सन की रेडिएशंस है वो अच्छे से क्रॉस कर जाती है। ठीक है, ये आपने खुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आप देखते हैं गर्मियों में मोस्टली जो हमारी धरती होती है, मिट्टी जो है वो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं सी वाटर और वहाँ पर जो उसके बाहर जो मिट्टी है, लैंड है, उसके बारे में। तो लैंड के जो पार्टिकल्स है उसमें स्पेस होता है, जिसकी वजह से रेडिएशंस अंदर जाती है और वो हीट जल्दी हो जाता है। बात करें जो वाटर है, सी वाटर, अब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लैंड के पार्टिकल्स की कंपेरेटिवली में ज़्यादा पास पास होते हैं, और उसकी लेयर्स जो है वो हिलती भी रहती हैं। इससे समुद्र का पानी जो है दिन के समय वो कम गर्म होता है कंपेरेटिवली हमारे लैंड के। अब जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर उठती है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाती है। अगर एयर ऊपर जाएगी तो ऐसी बात नहीं है उसकी जगह कोई दूसरी एयर नहीं आएगी। ठीक है, तो जो हल्की हवा है, जो गर्म हवा है, उसका वेट हल्का होता है बच्चों। हल्की हवा ऊपर जाएगी तो उसके बदले में जो कोल्ड एयर है वो नीचे आएगी। तब आप समझिए, दिन के समय अगर आप किसी समुंदर के पास गए हैं, अगर वो आप वहाँ पे घूम रहे हैं, तो आपको ठंडक क्यों महसूस होती है, वो इसलिए महसूस होती है कि जो गर्म हवा है वो उधर जाती है ऊपर की तरफ, और उसकी जगह समुंदर की वो ठंडी हवा वो आपकी तरफ आती है, जिससे आपको ठंड का एहसास होता है। ठीक है, आपको ठंडक लगती है। तो देखिए, वार्म एयर अबव द लैंड राइजेज एंड कोल्डेड एयर फ्रॉम सी टेक्स इट प्लेस। जो वार्म एयर है, जो लैंड के ऊपर जो वार्म एयर है, वो तो राइज कर जाती है, ऊपर चली जाती है, और उसकी जगह, ठीक है, जो ठंडी हवा है समुंदर की तरफ से आती है वो उसकी जगह लेती है। और आप वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो आपको वहाँ पे ठंड का एहसास होता है, आपको ठंडक महसूस होती है। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब देखिए, अगर समुंदर से ठंडी हवा आएगी तो उसकी जगह थोड़ी हवा और जाएगी, तो वहाँ पर गर्म हवा जाती है। इससे क्या बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है कि गर्म हवा समुंदर की तरफ जाएगी और ठंडी हवा समुंदर से लैंड की तरफ आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आप उसके किनारे पर घूम रहे होते हैं, समुद्र के किनारों पर, वहाँ पे लैंड पर घूम रहे हैं, तो आपको दिन के समय ठंडक का एहसास होता है, आप वहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो दिस प्रोड्यूसेस ए सी ब्रीज फ्रॉम द सी टू द लैंड। अब इससे क्या होता है, समुद्री जो हवाएं हैं वो प्रोड्यूस हो गई हैं, समुंदर से बाहर जो हमारी लैंड है उसकी तरफ मूव करती हैं। देखिए, आपको डायग्राम में दिखाते हैं ये। पहले हम दिन के समय की बात करते हैं। ठीक है, ये देखो दिन के समय क्या होता है, जो कूल एयर है, ठीक है बच्चों, जो कूल एयर हमारी ये तो समुंदर से इधर आती है लैंड की तरफ, और जो यहाँ की हॉट एयर है लैंड की, वो ट्रेवल कर रही है हमारी समुंदर की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पे लैंड पर हैं, तो यहाँ से जो ठंडी हवा आएगी समुंदर से, तो उसको वो हमें आकर टकराएगी और हमें ठंडक का एहसास होगा। तो ये प्रोसेस होती है दिन की। ठीक है, अब इसी के अपोजिट होता है रात की प्रोसेस। कैसे होती है देखो, जैसे मैंने अभी बताया
कि दिन के समय डे टाइम में अब ये जो सन है आपका, इसकी जो रेडिएशंस आती है, ठीक है, इससे जो है वाटर धीरे धीरे गर्म होगा और ये जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है। उसी तरीके से रात के समय एट नाइट अब क्या होगा, जितनी जल्दी दिन के समय ये हमारी लैंड गर्म हुई थी, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, इसलिए जल्दी दिन के समय गर्म हो गई। अब रात के समय उतनी ही जल्दी ठंडी भी तो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है, तो हवा जो है अच्छे से पास कर जाएगी लैंड में से। तो जितनी स्पीड से दिन में गर्म हुई थी उतनी स्पीड से रात के समय ठंडी हो जाएगी, समझ गए। और दिन में जो पानी जितनी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, अब रात के समय उतनी ही धीरे धीरे वो ठंडा होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, दिन के समय क्या हुआ, समुंदर से ठंडी हवाएं चली और लैंड की तरफ आ रही थी। अब उल्टी प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस अपोजिट हो गई है। अब क्या हो गया, लैंड से जो ठंडी हवा है वो हमारे समुंदर की तरफ जाएगी, यानी आपको दिन के समय भी लैंड के ऊपर ठंडक महसूस हुई और रात के समय में भी आपको ठंडक महसूस हुई। इसलिए जो है मोस्टली लोग समुंदर के ऊपर जो बीचेस होती हैं उसके ऊपर जाना, ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो ये था हमारा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। देखिए लैंड ब्रीज, एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन सी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रात के समय जो हमारी लैंड है वो ज़्यादा फास्टर कूल करती है एज़ कंपेयर टू सी। द वार्म एयर अबव द सी राइज, ठीक है, तो जो वार्म एयर है अबव द सी वो राइज करती, यानी वो ऊपर उठती है। द वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड। अब वार्म एयर तो क्या करेगी, लैंड की तरफ आएगी, और जो लैंड की तरफ से कोल्ड है वो उसकी तरफ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, लैंड ब्रीज प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे चैप्टर में था। इसमें कुछ एक्टिविटी भी होती है, जैसे कि आप ये महसूस कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए आप रोज़ाना ये आप देखते हैं, अगर आप घर में चाय बना रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, आप किसी भी पैन में कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो पैन का हैंडल होता है, हीट तो उसके बॉटम में होती है, लेकिन हीट धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है हमेशा वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ होती है। तो बच्चों आज के वीडियो में और इस लेसन में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे इसी प्रकार से और ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।